कीमत आसमान छू रही है एंड बिलीव इट और नॉट दे आर ऑल सोल्ड आउट। रेरा आने के बाद काफ़ी अवेयरनेस मैं कहूँगा बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ गई है, क्योंकि हम इतना लेगेसी इश्यूज देख चुके थे। आज की डेट में जो टॉप 5 बिल्डर्स हैं उसमें 3 जो है वो जेल में। जैसे अनऑथराइज कॉलोनीज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आज भी लोग एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं और लोग मिसलीड होते हैं। और आजकल योगी जी का बुलडोजर चल रहा है अवैध कॉलोनियों पर। सर, ये अवैध कॉलोनियां बन कैसे जाती हैं, मुझे जानना है। ब्रोकर प्ले करता है बहुत मेजर। कहीं पर आपको सीलन दिखाई देने लगेगी, जो पाइप्स होंगे वो ठीक से बिल्ट नहीं होंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम है। एवरी इंडस्ट्री हैज इट एंड प्रॉब्ली इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है। आदमी पढ़ना नहीं चाहता ना कोर्ट के फेर में। वी आर सेवरल अदर थिंग्स टू एड्रेस। एक बार आप कोर्ट के चक्कर में, देयर ओनली डेट्स। देयर आर इश्यूज, यस, क्योंकि एक रेरा का एक सीमित दायरा है। पहले ये था कि किराए के घर पे रह लेंगे, अब लोग सोचते हैं नहीं, अपना होना चाहिए। 9 out of 10 केसेस इज डिले। तो जैसे एनसीएलटी कंपनीज के लिए बनाया गया है, हमारे हित के लिए, कंज्यूमर के हित के लिए भी कुछ बनाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा बाथम है और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास शो जो कि आपके घर से जुड़ी समस्याओं से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा शो जो आपको कम, आसान, सरल और स्पष्ट शब्दों में ये समझाएगा कि आपको किस तरीके से अपने सपनों का घर खरीदना चाहिए। और सिर्फ घर ही क्यों, कोई भी प्रॉपर्टी किसी का भी सपना होता है और उसमें कई सारी बारीकियां होती हैं, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और कई बार हम लोग बिल्डर के नाम, घरों की चकाचौंध और सैंपल फ्लैट्स के आधार पर अपना लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इसमें कई बार चोट भी लगती है, कई बार कई सारी मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत सारे कानूनी दांव पेच होते हैं, कई बार प्रोजेक्ट अटक भी जाता है। तो हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं जो पिछले कई खरीदारों ने की होती है। अब वो गलतियां हम ना करें, इसीलिए ये शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट वेंकट राव जी। बहुत बहुत स्वागत है वेंकट राव जी आपका। और ये एक रेरा एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन मैं चाहूंगी वेंकट राव जी, जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, ताकि हम आपसे उसी तरीके से सवाल भी कर सकें और कई सारे व्यूअर्स होंगे जो अपनी क्वेरीज भी उसी हिसाब से लेकर आएंगे, वो भी हम आपको एड्रेस करेंगे। देखिए, मैं एक मैनेजिंग पार्टनर हूँ एक इंटीग्रेटेड लॉ ऑफिस, एक हमारा फर्म है। काफ़ी काम हम रियल एस्टेट के लिए करते हैं और यूपी रेरा के साथ शुरुआत से हम जुड़े रहे हैं और काफ़ी एडवाइजरी रही है, कई फोरम्स में हम एक्टिव रहते हैं। तो एक अवेयरनेस, खास करके रियल एस्टेट एक रुचि का एरिया रहा है मेरे को पर्सनली भी, इसलिए काफ़ी लोग शायद हो सकता है कि जब कभी रेरा आता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और यही वजह है कि हमारी शो का नाम भी प्रॉपर्टी से फ़ायदा है। लेकिन कई बार ये फ़ायदा नुकसान में तब्दील हो जाता है। अब उस नुकसान से कैसे बचें, इसीलिए आज हमने आपको अपने स्टूडियोज़ में बुलाया है और हम आपसे ही जानेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिसको बार बार लोग दोहराते हैं। उन गलतियों से कैसे बचा जाए जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी भी बनाए बनाए घर में निवेश कर रहे हैं, या फिर आप कोई लैंड खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी एक्सपर्ट एडवाइजरी क्या कहती है? देखिए नेहा जी, सबसे पहली बात तो ये कि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी लाइफ टाइम की पूंजी, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि लाइफ टाइम की जितनी भी सेविंग्स है वो ख़ास करके अपने घर में लगाते हैं और उम्मीद ये रहती है कि उसको जो एटलीस्ट जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो सपना देखते हैं, उस तरीके से मिलना चाहिए। हम जितने भी हमारे पास मैटर्स आते हैं या जो भी हम देखते हैं मार्केट्स में भी, इन्वेरिएबली क्या रहता है कि अब एक प्री रेरा पोस्ट रेरा हम एक बार को बांट दें मार्केट्स को, वो एक बेटर रहेगा। प्लस एक देखिए, रेरा एप्लीकेबल है प्राइमरी मार्केट्स में, यानी कि जहां बिल्डर अपना फ्लैट बेच रहा हो, सरल शब्दों में कहा जाए। दूसरा ऐसा होता है अक्सर कुछ ऐसे भी जगह देखते हैं हम कि जहाँ पे अप्रूवल्स भी नहीं है, वो अपने आप को बिल्डर्स कहते हैं, या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में काफ़ी देखिए। तो ये ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होती है हाँ, कि ये मैं अप्रूव्ड उसी पे आ रहा बिल्डर है? हूँ। क्योंकि
हमें तो 5 बिल्डर्स के मान लीजिए नाम पता हैं जी और वही कॉमन जी सिनेरियो भी होता है जी जी उसमें आपने टॉप 5 लिस्ट करे, जी आपको लगा इनके प्रोजेक्ट्स बेहतरीन हैं, जी कई बार वो अफोर्डेबल कैटेगरी में होते हैं, कई बार नहीं भी नहीं होते हैं, होते तो हम थोड़े कम सेकंड ग्रेड बिल्डर्स पे आ जाते हैं जी और धीरे-धीरे जिसका जैसा बजट हो इच्छानुसार वो उसी हिसाब से बिल्डर्स पर उँगली रखता होंगे है। देखिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेरा आने के बाद एटलीस्ट ये हो गया कि 500 मीटर या 8 घर या 8 फ्लैट कोई बनाता है किसी प्रोजेक्ट में उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है आवश्यकता है रेरा अथॉरिटी के साथ तो वो इतना छोटा एक साइज़ है 500 स्क्वायर मीटर का कोई भी बिल्डर अपने आप को कहे ऑफ कोर्स दिल्ली में जाके कहें तो आप बिल्डर फ्लोर्स की बात करें वहाँ हम डिफरेंट पैरामीटर्स रखेंगे बट हाँ अक्सर बाकी पैन इंडिया देखेंगे तो 500 स्क्वायर मीटर काफ़ी छोटा एरिया छोटा होता एरिया है होता है। और जनरली रजिस्ट्रेशन एक उसकी बात कह सकते हैं आप कि आपको अप्रूवल्स और रजिस्ट्रेशन लेनी है तो वहाँ आपको एक एटलीस्ट एक फोरम मिल जाता है जहाँ आप देख सकेंगे बाकी आप देखेंगे तो मैं जैसे अनऑथराइज कॉलोनीज की बात कर रहा हूँ वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आज भी लोग एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं और लोग मिसलीड होते हैं उसमें थोड़ा सा सावधानी अभी भी बरतने की ज़रूरत है थर्ड लेवल सेकेंडरी मार्केट्स है जो मैंने कहा कि जैसे एक एक दूसरे से आप इंडिविजुअली खरीदारी कर रहे हैं वहाँ क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रहता है वहाँ अक्सर इतना धोखाधड़ी नहीं रहता है जो भी आप बात कर रहे हैं आम आदमी को ब्रॉडली इफेक्ट होने वाला बिल्डर से ये आप परचेज ही है पोस्ट रेरा पोस्ट रेरा की बात कर और रहा हूँ प्री रेरा सिनेरियो क्या देखिए था? प्री रेरा अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे इरेलेवेंट होता रहा है Irrelevant हो गया है। क्योंकि वो स्टक प्रोजेक्ट्स है लोग सफ़र कर रहे हैं अभी भी कुछ सफ़र कर रहे हैं कुछ स्टक प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन 7-8 साल में काफ़ी रिफाइनमेंट देखेंगे आप रेरा आने के बाद और एक कॉमन सा सवाल जो सबके जहन में आता है कई बार एक ही प्लॉट जिसको हम खरीदते हैं वो मल्टीपल लोगों को बेच दिया जाता है। अब आप कई सालों बाद उसकी सुध लेते हैं तो वहाँ किसी और की बाउंड्री होती है, किसी और की नेम प्लेट देखते हैं, अचानक से आप चौंक जाते हैं हुआ क्या है? ये किस सिनेरियो में होता है और इससे कैसे बचा जाए? एग्जैक्टली सी देखिए मैंने इसीलिए कहा था 3 हिस्सों में बांट दिया था मैंने मार्केट को एक जो बिल्डर से प्राइमरली खरीदा जा रहा है जो अनऑथराइज्ड हो गया तीसरा मैंने कहा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल परचेजेस जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स में भी कम होता है लेकिन वहाँ लिटिगेशन ना होने का जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया एक प्लॉट आपने कोई एक सेक्टर में ले लिया वो किसी समय में नोएडा अथॉरिटी ने अलॉट कर दिया था लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किसी ने खरीद लिया किसी मल्टीपल सेल हो गई तो वहाँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में अक्सर देखिए ब्रोकर प्ले करता है बहुत मेजर रोल और आपको इंडिविजुअली सतर्क रहना पड़ता है कि आपने जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अक्सर हम मिस्टेक करते हैं काफ़ी मिसलीड भी हो जाते हैं मान लीजिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आई एम टोटली इलिटरेट, सो तो मैं उस सिनेरियो में लीगल हेल्प लूँ उसके डॉक्यूमेंट स्टडी करने के लिए I would suggest even if you are illiterate, because see ये एक तरीके का प्रोफेशनल काम है हर आदमी को सिर्फ सेल डीड पढ़ के समझ नहीं आता है कि वो समझ नहीं आता है और एक सिर्फ सेल डीड पढ़ने से नहीं होता है कागज़ आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी देखना पड़ता है फॉर इंस्टेंस अगर नोएडा में है आप नोएडा अथॉरिटी में जाके देखेंगे कि क्या चेन रहा है वो किस किस के नाम पे रजिस्टर होके आज उसके नाम पे है तो थोड़ा बहुत देखिए आप इतना बड़ा प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो आई डोंट थिंक कोई नुकसान होगा अक्सर बैंक फंडिंग काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है कोई मिनिमल अगर बैंक फंडिंग ले लेते हैं आप तो जनरली डॉक्यूमेंटेशन चेक हो जाती है तो एक लोगों को सिंपल सुझाव मैं ये भी दे देता हूँ भाई साथ में कुछ लेने की कोशिश करो सो दैट एटलीस्ट आपकी डॉक्यूमेंटेशन थरली वेरीफाई हो जाए और उसमें आपको अगर नोएडा अथॉरिटी का है तो ये शॉर्ट है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा या उसमें भी बीच में बिचौली होते हैं और देयर आर फ्रॉडस्टर्स वो अपना काम कर जाते हैं एवरी इंडस्ट्री हैज इट एंड प्रॉब्ली इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है आप पेपर्स जब ले रहे हैं इनवेरिएबली पहले तो आप ओनरशिप जिससे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश कीजिए ब्रोकर को अपना कमीशन मिलना है उसको एश्योरेंस दे के आप बिल्कुल सेलर के साथ बैठ के बात करें सबसे बड़ी बात ठीक रहती है और उनसे डॉक्यूमेंट्स लें और बयाना देने के बाद ही कोई पेपर देता है थोड़ा लिमिटेड बयाना दे के आप अपना पूरा वेरिफिकेशन कर लें इंक्लूडिंग क्या ये टाइटल नोएडा अथॉरिटी में है मान लीजिए तो आप अथॉरिटी जाके पूरा इसके डॉक्यूमेंटेशन एक क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेना बेटर रहता है और एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि एक अगर प्रोफेशनल हेल्प ले लें इवन लोकल हेल्प तंबू गड़ जाए वहाँ पर बाउंड्री बन जाए तो फिर एफआईआर एक विकल्प होता है देखिए अब आप लिटिगेशन में पढ़ चुके हैं पैसा डाल के लिटिगेशन में फिर आप करते रहिएगा एफआईआर करते रहिएगा
मतलब So वो फंदा ऐसा है जो एक बार पड़ गया आपके गले। anybody coming to me, the first thing I tell कि भाई आप लिटिगेशन के लिए मत आइए, पहले रेजोल्यूशन हो सकता है वो एडवाइस लेने आइए। मेरे तो ऑफिस में ये जो भी किसी आता भी है, लैंड यूजेज पे हो सकता है, कमर्शियल, फार्म। सी फार्म हाउसेस वगैरह देखिए, काफ़ी मैं आपको भी बताऊं कि फार्म हाउसेस एक ऐसा एरिया है कि जो अभी ग्रे है। और काफ़ी हद तक मैं ये कहूँगा कि कई अनऑथराइज्ड सेगमेंट में, जब मैंने कहा है कि वहाँ पे फार्म हाउसेस का काफ़ी काम चल रहा है, तो वहाँ यू हैव टू बी डबली केयरफुल। बिल्डर आज क्योंकि रेरा से रजिस्ट्रेशन है तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ मिल जाती हैं, और एक रेरा रजिस्ट्रेशन होता है तो एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट देर इज़ सम लेवल ऑफ अप्रूवल्स इन प्लेस की जहाँ आप देख सकते हो, और वो अप्रूवल्स के बेसिस पे आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हो। फार्म हाउसेस एक ऐसी जगह है कि जहां आपको टाइटल, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के डिटेल्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब उसमें आप क्या वेरीफाई कर कि लेंगे और बहुत क्या आप अथाह पैसा हो आता आपके पास पैसा, तो उधर डुबोइए तो ठीक है, और हाँ। पूरा रिस्क लीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। आम आदमी वहाँ जाता भी नहीं है, लेट्स बी केयरफुल। बट वो बिल्कुल पिछले निचले तबके के लोग, वो छोटे छोटे अनऑथराइज प्लॉट लेने की वहाँ जाते हैं बेचारे, और बचे हुए मिडिल क्लास जो लार्जर सेगमेंट है, बिल्डिंग सेगमेंट, वो अक्सर बिल्डरों के ही से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो एक सेगमेंट है विच इज़ द लार्जेस्ट। और आज के तारीख में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ी भी कहिए, कुछ भी कहिए, अगर अक्सर आप बिल्डर देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि डिमांड उस तरीके का है। और वो एक मिडिल क्लास और ग्रोइंग मिडिल क्लास जो पिछले 10-15-20 साल में हमारी जो कि पर अब वो कैपिटा कैटेगरी शिफ्ट हो गई हैं। कैटेगरी शिफ्ट हो अब जो गई है, लोअर था वो मिडिल हो गया है, मिडिल हो गया मिडिल है, हो गया है वो अपर हो गया है, करेक्ट। तो वो इट्स ए स्पेंडिंग पावर भी बढ़ी पावर है बढ़ और गई है, थोड़ा यस। माइंडसेट में भी चेंज आया है। लोग अब एक घर को एक मिनिमम बेसिक तौर पे नहीं देखते हैं, दे वांट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आई मतलब कॉल इट एज ए लाइफस्टाइल एक्सप्रेशन नाउ। लाइफस्टाइल एक्सप्रेशन या लाइफस्टाइल एक्सपेंशन भी आप कह सकते हैं सो उसे कि पहले ये था कि किराए के घर पे रह लेंगे, अब लोग सोचते हैं नहीं, अपना होना चाहिए, आपको बैंक लोन लेना पड़े, आपको कुछ मॉर्टगेज करना और पड़े, एक आपको अपने गांव की जमीन बेचनी पड़े, लेकिन यहीं पर होना एंड चाहिए। क्वालिटी दे आर लुकिंग एट। अगर आप ग्रुप हाउसिंग में अगर आप देखते हैं आज के बिल्डर्स में भी, आप देखेंगे कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात शुरू हो गई है। एक वो चार दीवारी की बात तक नहीं रही है, अब वो कहता है कि मेरा अड़ोस पड़ोस कैसा है, मेरा विद इन दी कॉलोनी कैसे नीचे फैसिलिटीज फैसिलिटीज है, कैसी हैं, स्विमिंग पूल से लेकर आदमी चाहता है कि पास में जॉगिंग ट्रैक अस्पताल है कि चाहिए, नहीं है, एग्जैक्टली, नीचे जॉगिंग ट्रैक jogging चाहिए, track, स्विमिंग पूल भी everything, चाहिए, yes. जिम भी So चाहिए। that aspiration has built up from not it has moved as you have rightly pointed out. The middle class में lower higher वाला segment एकदम वो diminish अब मैं कहूँगा। दिखाते तो वो सर वो सैंपल फ्लैट है ना, उसको देख के एकदम आदमी चकाचौंध में एकदम आ जाता है, अरे ऐसा सोफा, ऐसी लाइट, ऐसा किचन। लेकिन जब एक्चुअल वो बन के आता है तो कई बार आपको क्वालिटी दिखेगी कि दीवार में से थोड़े दिन बाद वो पपड़ी निकलने लगेगी, कहीं पर आपको सीलन दिखाई देने लगेगी, जो पाइप्स होंगे वो ठीक से बिल्ट नहीं होंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम है हर सोसाइटी में। द सीवेज एंड द वाटर जिस तरीके से घरों तक पहुंच रहा है, वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी ही नहीं होती। बाहर से आपको सब लीपा पोती करके दे देंगे, लेकिन अंदर जब आप उसमें रहने जाएंगे तो विद इन 2 years आपको उसकी घर की असलियत का पता चल नेहा जाएगा। जी देखिए, लॉस हमारे पास कमी नहीं है, इंक्लूडिंग अभी जो रेरा की बात करते हैं हम, कंज्यूमर राइट्स एनफोर्समेंट जो है वो उसकी कमी है। और मेरे ख्याल से ये एस्पेक्ट जो है काफ़ी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रेरा आने के बाद काफ़ी अवेयरनेस मैं कहूँगा बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ गई है, क्योंकि आप इतना लेगेसी इश्यूज देख चुके थे बहुत ज़्यादा पेन के बाद, क्योंकि कंज्यूमर एक्ट तो पहले भी था। वाई ए स्पेसिफिक एक्ट? दिस एक्ट वॉज बॉट टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल तक आपका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और इत्यादि चीज़ों का एक प्रोविजन है एक्ट में। अब जब तक आप एज ए अलॉटी उस पर अवेयर नहीं होंगे तो आप एनफोर्स ही नहीं कर पाएंगे। नो, दिस इज समथिंग एज एन अवेयरनेस आपको चाहिए। और अवेयरनेस सर आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा आती है। मुझे आसपास ऐसा के लगता है एक्सपीरियंस कि से रियल आती है। एस्टेट में आप जितने लोगों से बात करिए ना, उतने ज्यादा एक्सपीरियंस आपको होगा और आपको समझ आपके में आएगा कि आप क्या गलतियां कर नॉट रहे ओनली दैट, आपके जैसे प्रोग्राम्स हैं जो कंज्यूमर रिलेवेंट प्रोग्राम्स हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज हेल्पिंग अ लॉट। पीपल आर नाउ लॉट अवेयर, तो बट आपके आई पास थिंक जिस तरह के लोग आते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स, गलतियां क्या होती हैं जो यू कम अक्रॉस लाइक डेली बेसिस, कि ये सबसे ज्यादा शॉर्ट यही चीज है, रोज हर आदमी मतलब 10 में से 8 आदमी यही प्रॉब्लम लेके आता है। 9 out of 10 cases is delayed.
delay, 9 of 10 cases. Delay, handover of the delay, or even delay would be not only time period wise, delay on account of this thing. जैसे आपको प्रॉमिस मुझे कुछ किया गया था, मुझे कुछ कहा गया था और मैं इस टाइम पे नहीं मिल सर, जाएगा. सबसे बड़ा डील है बिल्डर जेल चला गया। ये सबसे बड़ा डील है। मैं बताऊं कि आज की डेट में जो टॉप 5 बिल्डर्स हैं उसमें 3 जो हैं वो जेल में हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई केसेस चल रहे हैं। वो प्रोजेक्ट्स 10 से 15 साल डिलेड हैं, उसमें कंज्यूमर रो रहा है क्योंकि उसको रेंट भी लग रहा है, उसका लोन भी चल रहा है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मुझे, मेरे हिसाब से। आई थिंक रियल एस्टेट हैज दिस प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। नेहा जी देखिए, एनसीआर रीजन में ये प्रॉब्लम रही है, यू आर राइट, आई डोंट डिनाई इट, बट वो मैंने जैसे कहा लेगेसी ज़्यादा रही है। वो ये जो 10-15 साल की बात करते हैं आप, लास्ट 5-6 सालों में वी हैव गॉट सीरियस डेवलपर्स हु वांट टू डिलीवर ऑन टाइम। इवन छोटा भी डेवलपर है, पीपल डोंट नो देयर नेम ना, जिनके No, no. नाम मालूम थे So, वो सब उनके साथ धोखाधड़ी करके। अब वो पुराने लेगेसी वाली आप बातें करें, कुछ लार्ज ग्रुप्स जो है आई एम वो टॉकिंग इश्यूज ऑफ में रहे। रीसेंट टाइम्स में पिछले 10-15 साल का। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। आप यूनिटेक ले लीजिए, आप जेपी ले लीजिए, आप आम्रपाली ले लीजिए, सारे प्रोजेक्ट्स उनके डीले चल रहे हैं। एंड वन ऑफ द वेरी स्ट्राइकिंग थिंग्स जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, एक दो नहीं सफ़र कर रहे हैं, कई सारे, और उसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। यस, तो ऐसे में आपने बैंक लोन ले रखा है, अब उसकी भी किस्त जमा हो रही है, तो अल्टीमेटली एनबीसीसी हैज़ अ रोल टू प्ले। अब इसमें अगर आप समझा सकें कि रेरा किस हद तक उसको कंट्रोल करता है, या फिर अगर सरकार दे देती है एनबीसीसी को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, तो रेरा का रोल खत्म हो जाता है। व्हाट डज द लॉ से? पहली बात तो ये समझिए कि एनबीसीसी को देने का कोई ऐसा प्रावधान वैसे नहीं है। ये कोर्ट्स में जब मामला आया है, जैसे आम्रपाली एक क्लासिक केस है, जब से हम एनबीसीसी हम अक्सर कहते हैं, क्योंकि आम्रपाली में काफ़ी 30-40 हज़ार लोग सफ़र कर रहे थे और उनके लिए एक वाया मीडिया निकाला गया क्योंकि प्रोमेटोस कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन से एनबीसीसी को लाया गया। अदरवाइज एनबीसीसी तो इज़ ए नवरत्ना, इट्स ए इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ टेकिंग ओवर ऑफ प्रोजेक्ट्स। बट एनबीसीसी डज बिड फॉर प्रोजेक्ट्स, जहाँ कहीं पे भी कोई स्टक प्रोजेक्ट है वो बिड करते हैं, वो कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं एज ए बिजनेस मॉडल। ये ज़रूरी नहीं है कि उन पे ये थोपा गया हो। दूसरा जैसे क्लासिक एग्जांपल सर है कोर्ट का, जिसमें पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई थी जब कोर्ट करेक्ट, सो गुड़गांव में हुआ है वो, और नोएडा नोएडा में भी हुआ है। तो देखिए वहाँ पे जब जैसे अब जो दूसरा टावर गिरा गया वो तो एक क्लासिक केस था कि जहाँ पे एफआईआर वायोलेशंस रही हैं और उसके वजह से गिरा गया है। और दूसरी जगह गुड़गांव में ये था कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि वो पूरा टावर ही गिर गया बेचारा, कोई सज्जन उसमें गुजर भी गए थे, देयर वाज कैजुअलिटीज इन इट। सो एनीवे देखिए उस सिचुएशन में एनबीसीसी को दे देना वो एक फोर्स्ड उन पे मैंडेट आया है। बट अदरवाइज कहेंगे कि जहाँ स्टक प्रोजेक्ट्स हैं आज के तारीख में, जहाँ कहीं पे भी इंसॉल्वेंसी में कंपनियां गई हैं, वहाँ कोई रेजोल्यूशन की बात चलती है तो वो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के थ्रू कोई दूसरा प्रमोटर आता है उसको टेक ओवर करने के लिए। और अगर रेरा के अंडर कहिए, अगर रेरा के अंडर भी एक प्रावधान है कि वो प्रोजेक्ट को रेरा अपने आप, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टैचुटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रेरा, वो कंप्लीट करे। कंप्लीट वो कैसे कराए, किसके थ्रू कराए, वो एक प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड है। कोई और डेवलपर आता है तो उसको लेके आके सेक्शन 8 के अंदर। ये कह रहे हैं कि एनबीसीसी इज जस्ट अ रूलिंग ऑफ द कोर्ट, इसके अलावा भी और कई विकल्प हैं। किसी और बिल्डर को भी दे सकते हैं, वो भी बिड कर सकते हैं। करेक्ट, सो देयर आर इश्यूज, यस, क्योंकि एक रेरा का एक सीमित कहूँ दायरा है। अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो दे हैव इनफ पावर्स, तो इसलिए वो एनबीसीसी को बुला के दे सकते हैं। रेरा के पास इस तरीके के पावर्स नहीं होंगे या कंज्यूमर फोरम्स के पास इस तरीके के पावर्स नहीं होंगे। हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर तो वो सरकारी तरीके से बना के हमें दे दिया जाएगा। और हमने देखा था एक नेहा जी सबसे पहली बात सपना जो पूरा एक सैंपल फ्लैट तक सीमित था। नेहा जी जिसने वो सपना दिखाया था वो है ही नहीं, वो है आपके नहीं। सामने जो करने आए हैं वो आपको तो आउट एंड आउट लॉस तो मेरा हुआ ना एज अ कंज्यूमर। मैं इंटरेस्ट भी पे कर रही हूँ अपने लोन का, मैं रेंट भी दे रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है पोजेशन कब मिलेगा, और अल्टीमेटली जो बना के फाइनली मुझे देगा पोजेशन, उसकी क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। ब्लंटली स्पीकिंग नेहा जी देखिए, अगर देखेंगे तो आपका पैसा जिसका भी लगा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इट वाज एट हाई रिस्क। एटलीस्ट कोर्ट्स हैव मेड श्योर दैट आपको एक जो प्रॉमिस्ड
जितना क्लोजेस्ट हो सके दूसरा कोई सैल्वेज करके आपको कंप्लीट करके दे। आप मतलब एनबीसीसी से डूबते को कहीं, तिनके का सहारा अब देना। एनबीसीसी अगर मान लीजिए आम्रपाली के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है कि उनका मार्कअप देखिए, वो तो एक तरीके से मेरे ख्याल से 5-6-7% की मार्कअप में कर रहे हैं वो लोग। ऑफ कोर्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज 8%, आई एम नॉट वेरी श्योर राइट नाउ। सो दैट्स नॉट द काइंड ऑफ रिस्क एनीबडी वुड वांट टू टेक। राइट। अगर एनबीसीसी एज ए कंपनी कहिएगा, व्हाई वुड दे टेक सम डू समथिंग लाइक दैट? कॉर्पोरेट में यू मेक प्रॉफिट्स इवन इफ इट इज अ गवर्नमेंट एंटिटी, बट देन अगर आप देखेंगे इट इज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कोर्ट, दे आर अ गवर्नमेंट कंपनी, दे आर रिक्वायर्ड टू डू, एंड कोर्ट्स हैव आस्क्ड। सो जितना सैल्वेज हो सकता है वो सैल्वेज उतना करके कर दे सकते हैं, मतलब बट दैट शुड नॉट बी द मॉडल एवरी टाइम। अगर इंसॉल्वेंसी में कोई कंपनी लेता है दूसरा कोई प्रमोटर, प्राइवेट प्रमोटर, he should adhere to the quality of construction that the previous तो promoter would have कौन promised. इंश्योर करेगा? Even subsequent builder, subsequent कोई मॉनिटरिंग के लिए होती ही नहीं, सो देयर इज नो नहीं बॉडी। नहीं, देखिए इन सबसे बड़ी बात तो है कि इंसॉल्वेंसी के थ्रू जब प्रोजेक्ट लिया जाता है तो वो एक रेजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड करता है। हो सकता है कुछ लोगों को कह सर देगा कि मैं मैं पर्सनली ऐसे एक प्रोजेक्ट को जानती हूँ जिसमें 4 बार स्विमिंग पूल बन चुका है बिकॉज द क्वालिटी वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। So then नीचे की टाइलें उखड़ने लग जाती you हैं। should have then gone to the courts. तो You वो should have gone आदमी to पढ़ना नहीं चाहता ना कोर्ट के फेर में। ही हैज सेवरल अदर थिंग्स टू एड्रेस। एक बार आप कोर्ट के चक्कर में, देयर ओनली डेट्स, यू कीप ऑन गोइंग, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। दिस इज अ कॉमन मैन्स प्रॉब्लम। They don't want to go to court, and our, by and large, our consumer courts are such that they just give you dates. So, see, that is a different level of discussion because as far as rights are concerned, they are there. The enforcement of them, थोड़ा आप कहें कि Difficult है। क्योंकि प्रोसेसेस डिलेड है उस वजह से आप कहें कि नहीं जाऊंगा, बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। इवन अगर आप देखेंगे रेरा में काफ़ी हद तक फास्टर डिस्पोजल हो रहा है। अब इवन कंज्यूमर फोरम्स में काफ़ी डिस्पोजल हो रहा है, और इनफैक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्पेसिफिक कहा है कि इट वुड बी वन ऑफ हिज तो रेरा क्या टारगेट्स टू स्वयं रिड्यूस। संज्ञान लेता है of these kind of cases? नहीं, स्वयं संज्ञान यहाँ पे उनके नॉलेज में आता है, लेता ही है। बट अक्सर हमने देखा है कि ये कंज्यूमर एक्टिविज्म जैसे अलॉटिस मिल के जाते हैं, और हमने कई केसेस देखा, हमारे पास आते हैं कई ग्रुप्स, हम लेके जाते हैं। वी हैव बीन एबल टू गेट सम रिलीफ from even RERAs and even consumer courts. It's not that it's not happened. What is the time duration, average time duration See, of getting relief? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोग ना यहाँ fastest I could यहाँ get. सिर्फ सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने गांव चले जाते हैं। अपने उनका वो प्राइमरी शहर है, मान लीजिए वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहते हैं। यहाँ नोएडा एनसीआर में उन्होंने एक प्रॉपर्टी लेके डाली है, कभी इन फ्यूचर यहाँ आके रहेंगे या उनके बच्चे रहेंगे। वो बार बार नहीं आ सकते ना कोर्ट में। अब आप उनको एक एवरेज आप टाइम लिमिट आज बता दीजिए कि इतना समय लगता है। सीखिए 2 से 3 साल तो आपको मिनिमम 2 साल तो निकल ही जाता है। 2 साल स्वाहा। देखिए काफ़ी हद तक अगर जब आप इस तरीके से क्वालिटी इश्यूज है तो उसमें काफ़ी इश्यूज रहती हैं, जो प्रूव करना कि वो तो कहेगा कि मैंने तो आपको डिलीवरी जब दिया था सब कंप्लीट करके दिया था, आपने 2 साल यूज़ किया, उसके बाद आपका वेयर एंड टेयर है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑल्सो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, और बहुत टाइम से मेरे मन में जिज्ञासा भी है कि ये जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीम्स निकाली जाती हैं, उसमें रेरा का क्या रोल होता है? उसमें कितना केयरफुल एज अ बायर रहना चाहिए? और खास तौर पर जो चिट से आपको प्लॉट्स निकलते हैं, या फिर जो रेडीमेड अपार्टमेंट्स, या यूँ कहें कि दोज फ्लैट्स विच कम आउट, जो बहुत ही कम दाम पर द गवर्नमेंट टेक्स आउट, और आपको एक लॉटरी प्रोसेस के थ्रू वो लॉट होते हैं, उसमें कितना केयरफुल रहना चाहिए? देखिए जहाँ तक रेरा का है, अगर रेरा पे फोकस कर रहे हैं आपका सवाल, तो रेरा इतना है कि जो प्रोजेक्ट्स जब भी चाहे गवर्नमेंट करें, चाहे कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी करे, उनको रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा 5 साल, कोई एग्जेम्पशन नहीं। सो नेचुरली रेरा उतना तक तो करता है। और जब गवर्नमेंट अगर कोई लॉन्च करता है इनवेरिएबली प्रोजेक्ट में, देखिए क्वालिटी एक क्वेश्चन मार्क अक्सर इमीडिएटली आप कर लेते हैं तो सरकारी बनाया हुआ है। बट अब मेरा मानना है कि आपकी एनबीसीसी एक क्लासिक केस है। एनबीसीसी जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, आप देखिए दिल्ली में आके काफ़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं एनबीसीसी, लोग पीपल प्रेफर परचेजिंग फ्रॉम एनबीसीसी। नाउ यस, स्टेट लेवल में हो सकता है कहीं कुछ कमी हो, बट कंपैरेटिवली आज के तारीख में लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, तो थोड़ा इवन अथॉरिटीज आर लिटिल मोर कॉन्शियस नाउ।
ज़्यादातर अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू बाय, ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनको रीड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए अगर आप हमारे सबसे पहली बात तो जैसे मैंने कहा बिल्डर से आप लेते हैं हुँ, मान लीजिए, तो अब तो एक नोटिफाइड एग्रीमेंट टू सेल जो है गवर्नमेंट का आ चुका है, यानी कि हुँ, रेरा के अंडर एक स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड एग्रीमेंट टू सेल है। तो जो भी बिल्डर से प्रॉपर्टी लेता है, मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आप उसको कंपेयर कीजिए कि वो एग्रीमेंट टू सेल जो वो साइन कराने के लिए आपके सामने रखा हुँ, है और जो वेबसाइट पे नोटिफाइड है हुँ, और जो आपके अवेलेबल रेडिली अवेलेबल है रेरा के वेबसाइट से, उसको कंपेयर कीजिए। अगर कोई क्लॉजेस डिफरेंट है तो आप उसी समय उससे बात कीजिए कि भाई क्यों, वाई देर इज अ चेंज, बिकॉज इट्स अ नोटिफाइड एग्रीमेंट, यू कैन नॉट चेंज। सो अगर उसके बाद भी आप कुछ और साइन ऑफ करते हैं तो येस इट विल बी अगेंस्ट लॉ, आप रिकॉर्ड्स अगेन कोर्ट में जाने वाली बात रह जाती है। बट पहले ही आप जब कोई आपके सामने है, आपको ये नॉलेज है कि एक एग्रीमेंट टू सेल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, हुँ, तो आपको यू हैव टू स्टिक टू दैट। यू कैन आस्क द बिल्डर वाई। और जनरली बिल्डर बायर एग्रीमेंट आने से पहले आपने सिर्फ 10% दिया होगा, क्योंकि लॉ ये है कि 10% के ऊपर जो है आप लेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। वो हुँ, प्रमोटर पे कॉस्ट है, यानी कि बिल्डर को उस एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप 10% रिस्क भी आपका कम है, तो उसी समय आप सवाल करें। उस समय तो आप जो आपके सामने आ जाता है आप साइन कर देते हैं। हुँ, देन ऑन द हाइंडसाइट आप कहते हैं कि नहीं मेरे साथ वो हो गया, ये हो गया, थोड़ा धोखाधड़ी हो सा। गई। ऑल्सो एक बहुत इम्पोर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम जो लैंड यूजेज को लेकर है, उसमें अक्सर लैंड यूजेज प्रॉपर्टी कॉस्ट एस्केलेट करने के लिए या फिर अपने किसी निजी फ़ायदे के लिए कई बार किया जाता है। क्या ये बहुत आसानी से संभव है एंड कैन बी यूज्ड एज़ अ प्रॉप टू डिसीव पीपल एंड फूल पीपल? सी लैंड यूसेज, सी अलॉटी तक जब तक बात आती है या हुँ, बायर, आप जैसे बायर तक बात आती है, तो लैंड यूसेज वगैरह इज नथिंग टू डू विद यू टू बी टेक्निकली, हुँ। क्योंकि जो बिल्डर प्रोजेक्ट कंसीव कर रहा है वो लैंड यूसेज का कन्वर्शन ले चुका होगा। अगर कुछ चार्जेस हैं, कैसे हम इंश्योर करें कि वो हो चुका है? अप्रूवल्स आपको देखना पड़ेगा। आपको जैसे अगर अगेन इट इज़ अगर मान देयर इन लीजिए व्हिच डॉक्यूमेंट? इफ इट इज अ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, यू हुँ, यू कैन आस्क द बिल्डर, शो इट टू मी। हुँ। इफ इट इज अथॉरिटी, देन अथॉरिटी एक्विजिशन के तो साथ दे ये रहा है, कोई सवाल दिक्कत हमें नहीं। बिल्डर से करना चाहिए। बिल्डर से बिल्कुल करना और ऐसे चाहिए। 5 सवाल बताइए मुझे जो बिल्डर से करने चाहिए। सबसे पहले तो आप एक तो पूछ लीजिएगा आपका लैंड किससे अलॉट हुआ है, हाँ। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का तो यहाँ बात करें या कहीं और जाएंगे क्योंकि तो डायरेक्ट बातचीत होती नहीं है सर, बिल्डर थोड़ी ना आपके सामने सी बैठा होता है। देयर मेरा आर तो पीपल इन द मेरा ऑफिस तो तो उनसे सजेशन रहेगा, आप बिल्डर से देख रहे हैं तो हुँ, सबसे पहले ये देखिए प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो आपको रेरा के वेबसाइट में पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, वो उसका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन पे हुँ, आपका नंबर जो है वो मिलता हुँ, है, वो एडवर्टाइजमेंट पे वो देगा। जो बायर खरीदने जाता है उसको बताया जाता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन है, तो आप इंडिपेंडेंटली जाके चेक कीजिए, वहाँ पे वो सारे अप्रूवल्स होंगे। एक ए टू जेड अप्रूवल्स आपको वहीं विजिबल हो जाना चाहिए। हुँ, नहीं है तो हुँ, आपको बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव्ड है या हुँ, नहीं है देखना हुँ, चाहिए। आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस आया नहीं आना, ये देखना चाहिए आपको। ये चीज़ों के बाद आप अपना यूनिट आइडेंटिफाई कीजिए। जो यूनिट कह रहा है वो यूनिट एक्चुअली आपके लिस्टेड वहाँ पे जो रेरा के वेबसाइट पे है वो नंबर है, साइज़ वही है नहीं है, वो आप चीज़ चेक कीजिए, देन आप एग्रीमेंट पे एंटर कीजिए। बहुत से लोग वो बिल्ट एरिया, अब ये नॉन ये कॉमन एरिया, ये सब कारपेट इतने एरिया कार्पेट एरिया, इतने जार्गन्स है ना, इसको आपको नहीं लगता थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कर ज़रूरत है? चुके हैं नेहा जी। अब कारपेट एरिया पे माल बिकता है बेसिकली। हुँ, हालांकि रेरा भी कहता है कि आपको कारपेट एरिया डिस्क्लोज करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप जब यूनिट जाके देखेंगे वहाँ कारपेट एरिया आपको डिस्क्लोज होगा, तो यू विल एग्जैक्टली नो कि अगर वो कह रहा है 1000 स्क्वायर फुट का यूनिट है, मैं बेच रहा हूँ 1000 स्क्वायर यूनिट हुँ, का, 1 करोड़ का है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो आप अगर देखेंगे तो उससे पूछेंगे, उस यूनिट में लिखा होगा, उसके बिल्डर हाँ, बायर वो एग्रीमेंट में लिखा हाँ, होगा, उसमें उसके मेंशन है। ब्रोशर में लिखा होगा कि कारपेट एरिया कितना है, यानी कि आपको 600 But मिल you रहा है, don't actually 700 go and measure it now. You have to just सो trust that एट दैट paper पॉइंट इन टाइम यू डोंट हैव ए वे टू मेजर इट बिकॉज इट इज येट टू बी yet to be built. बिल्ट। सो आपको ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट वो डिस्क्लोजर जो रेरा पे किया है वो सही किया है नहीं किया है। और अगर कारपेट एरिया में वेरिएंस भी है तो हुँ, आप यू हैव अ राइट टू सीक रिफंड। अगर मान हुँ, लीजिए आपको कम मिलता है हुँ, तो कोर्ट्स ने ये कहा है कि 5 या 10% से हुँ, ज़्यादा वेरिएंस रहती है तो उसको उस पैसा आपको वापस करना है। हुँ, अगर उससे कम देता है, अगर मान लीजिए उसने प्रॉमिस किया है कि 1000 स्क्वायर फुट का मेरा बिल्टअप है या सुपर एरिया वाला यूनिट है, आपको 600 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया देता हूँ, अगर हुँ। आपको 500 देता है तो वो डिफरेंशियल अमाउंट उसको वापस करना है।
आजकल सर लग्जरी ब्रांड्स आ गए हैं, जेकब्स एंड कंपनी, गोदरेज इज गेटिंग एट सच फैंसी That's अपार्टमेंट्स। MTM's project, I think, Jacobson. हाँ, और वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, मतलब उनकी कीमत आसमान छू रही है, एंड बिलीव इट और नॉट दे आर ऑल सोल्ड आउट. That means people have purchasing power, they have buying power. Absolutely. Before it gets built, it gets sold out, then they advertise in full newspaper ads, full page that हमारा project बिक गया है. I want to know कि ऐसे प्रोजेक्ट की कितनी फिजिबिलिटी है और क्या मार्केट है यहाँ पर, और क्या इसमें भी रेरा इंटरवेंशन उसी तरह से है, उसी स्तर Same, पर देखिए, सेम? डज इट अप्लाई टू लग्जरी ब्रांड्स एज वेल? Absolutely, it applies to anything above 500 square feet and whatever be the specs. So it's not related to what is this the quality of the product, or it is whether luxury or affordable. It relates to कितने size का unit है. 8 यूनिट से ज़्यादा आप बना रहे हैं या 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के लैंड पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं. तो आपने जैसे जैकब्स की बात करी है या एनी दैट लग्जरी ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, Jacobs, Max, Godrej, these are the three I can lots of think them. of. So luxury segment देखिए has become very attractive these days, and we should be happy because people are spending money and people want to have that kind of lifestyle. So nothing wrong in it. What is wrong in it if people are willing to buy and pay for it? And I'm sure उस segment का जो buyer है वो तो बिल्कुल aware होगा. He's putting in such a large amount. He will not compromise on quality. He will definitely not. And builders भी, I don't think they'll take a chance with that kind of a project. What is the ulterior motive behind telling that your project is sold out? Do you want to promote your brand and say that, you know, हम इतने महंगे हैं फिर भी हम बिक गए? I don't think there is any ulterior motive. It is more of a marketing aspect of it and a brand of it. So if I've sold something at that that pricing, उस quality का product को, तो why not? I'll boost myself. 25,000 rupees per square feet, if I'm not wrong, starting. मतलब I'm just saying, एक ad में मैंने देखा था, इसलिए मुझे याद आ रहा है. मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेस में somebody sold एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ, अराउंड 31,000. हाँ जी, अराउंड 31,000 पर स्क्वायर. नाउ लोग पूछते हैं क्या लगा है, क्या लगे. आपके पास सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है? समटाइम्स यू कम अक्रॉस वियर्ड प्रॉब्लम्स ना, कोई ऐसी चीज जो आपने कभी सुनी ना हो, देखी ना हो, अचानक से कोई somebody pops up, अरे भाई मेरे सर ये प्रॉब्लम है. वेल वन इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे को आया था. एक 18th फ्लोर का यूनिट था उनका. तो उसमें he was promised L-shaped balcony, and interestingly the L-shaped part is not even L full length. The जो L वाला portion होता है नीचे L में, that portion had a window. Oh. So it wouldn't have been, even in the original plans, it wouldn't have been, never would have been a position that कि वो जा सकता है. तो apparently जब final हुआ था तो builder had not given that L. He had given a window only, तो balcony को stretch नहीं किया उसने. तो बन गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है. तो he came to us stating that कि मेरे को लेफ्ट जाने की जगह नहीं दी है, इन्होंने बंद कर दी है. तो वो बंद इसलिए किया हो कि रेगुलेटर ने, मतलब वो प्लानिंग अप्रूवल्स में उन्होंने कहा था कि यार दिस इज डेंजरस, डोंट डू इट, आप एलिवेशन को स्ट्रीमलाइन कीजिए. तो उन्होंने एलिवेशन ठीक कर दिया था. अब वो कहता है क्यों, ही सेज दैट फ्रॉम दैट साइड आई कैन सी दी स्विमिंग पूल एंड बाकी अच्छा नजारा एरिया उस तरफ टुवर्ड्स द रोड एंड ऑल. आई वांटेड टू हैव दैट. He says, I want a refund on it. You have people finicky as that. Did he get a refund? No, he didn't. He lost Court the case. said, what nonsense. He has given you good enough flat. I've seen that kind of cases also. So it's But not. होती है ऐसी fetish ना, I want a L-shaped, I want a U-shaped, you have promised me, you give it to me now. Yes, there are people like that. So that's where the courts come into play, whether it is actually required or not, and then they take a decision. तो जैसे See, आप इस बात को कहिएगा, जहाँ पे लग्जरी सेगमेंट में बात आती है वहाँ पे काफ़ी हद तक लोग एक उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रीमियम देते हैं. इन्होंने कुछ उस तरीके से प्रीमियम, एलिवेशन का पार्ट है वो. इट वॉज नॉट अ प्रॉमिस, इट वॉज एन एलिवेशन, एंड द एलिवेशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटीज था जब लिया था, एंड इट वॉज अ प्री रेरा मैटर. सो नेचुरली जब किया गया था, इट वॉज, ही वॉज एक्सप्लेन्ड
he was told that builder was somehow was a good builder, so he had all the documentation. We could say that we told him that the elevation has to be changed because of this. हाँ, अगर आपने मुझे जैगुआर की एक्सेसरीज प्रॉमिस करी Promise हैं और किया, नहीं आप दे रहा मुझे हूँ, तो कोई then he was लोकल टोटी लगा के दे and दोगे तो मैं actually he थोड़ी was ना मानूंगी। compensated also to that extent. Yeah. And after the explanation to me, he still says no, nothing doing. I want, and it was a case where he wanted to wriggle out of his obligations. So that was a different. But people are there. I mean, it's not that कि देखिए, courts also see, they do a balancing act. That's where the justice comes into play. तो जैसे एनसीएलटी कंपनीज के लिए बनाया गया है, हमारे हित के लिए, कंज्यूमर के हित के लिए भी कुछ बनाया गया है? रेरा बनाया है, रेरा कंज्यूमर के फोरम्स अलावा बनाया है, कंज्यूमर कंज्यूमर फोरम्स फोरम बनाया है, बाकी सारे कोर्ट्स आपके लिए खुले हैं, दरवाजा कभी भी Why खटखटाइए. can't there be a fast track court for RERA is a fast track court when you're talking of property. But I don't believe you said minimum 2 years, no? See, 60 days is the timeline. In RERA, nowadays the disposal has quickened up. Yes. So things are like आपने 2 साल का जो पूछा है मेरे को, उस क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एलिवेट रिलेटेड इश्यूज पे पूछा है, वहाँ टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत. बट अदरवाइज अब रेरा में डिस्पोजल फास्ट हो गया है. कंज्यूमर कोर्ट्स भी दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, आई वुड से. अब आजकल योगी जी का बुलडोजर चल रहा है अवैध कॉलोनियों पर। सर, ये अवैध कॉलोनियाँ बन कैसे जाती हैं, मुझे जानना है, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और लॉज हैं, कहीं पर भी आप कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं और कई बार 3-3 माले का और बहुत लैविशली बिल्ड होता है, वो टेम्पररी नहीं है, वो कॉन्क्रीट है, उसके अंदर पूरी फर्निशिंग इट्स एन है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. हम भी देखिए लोकल बात करें तो काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी देखिए एक स्लैकनेस तो रहती है, कहीं ना कहीं नेक्सस ज़रूर हो जाता है, और अगर बुलडोज़र चलता है उस जगहों पे तो चलना भी चाहिए. पहला सवाल ये है कि हमारे लिसनर का उन्होंने पूछा है कि बिल्डर ये कह रहा है कि रेरा अप्लाइड है, अप्रूव्ड नहीं है, क्या बुकिंग सेफ है? नहीं, आपने आपने short शॉर्ट answer- कहा. मैंने कहा कि शॉर्ट आंसर नहीं है। नहीं, देर इज नथिंग लाइक अप्लाइड एंड अप्रूव्ड प्रोसेस. अप्रूव्ड प्रोसेस मीन्स ओनली उसके बाद ही वो बेच सकता है, उससे पहले बेच ही नहीं सकता है माल. तो दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर एग्रीमेंट साइन हो गया है और बाद में प्रॉब्लम आ रही है, तो बायर क्या कर सकता है? नहीं, किस तरीके का है? अब प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम एनीथिंग रिलेटेड टू योर बायर सेलर एग्रीमेंट? आप अभी अगर रेरा की बात करें, रेरा जा सकते हैं, अदरवाइज कंज्यूमर कोर्ट्स को नॉक करना चाहिए उनका, अगर ऑब्लिगेशंस वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है बिल्डर. आज का अगर कोई क्विक प्रॉपर्टी रेरा रिलेटेड टिप आप देना चाहें कि कैसे हम चेक करें, कई सारे फैक्ट चेक्स होते हैं जो आपने बताया भी कि बिल्डर को कौन से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में अपने व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहें? 5 चेक मैं कहूँगा, अगर बिल्डर से आप प्रॉपर्टी लेते हैं, सबसे पहले देखिए उसका रजिस्ट्रेशन है नहीं है, और उस बिल्डर का रजिस्ट्रेशन के अलावा आप उसकी रेपुटेशन पता कीजिए. अपने जैसे मैंने कहा अप्रूवल्स, एटलीस्ट बिल्डिंग प्लान्स तक अप्रूव्ड है नहीं है, और अपना कोई लोन वगैरह इत्यादि तो नहीं है, ये देखें. और देन आई थिंक दैट्स एन गुड इनफ डिलीजेंस फॉर एन इंडिविजुअल टू टेक ए कॉल. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन Thank तमाम you. टिप्स के लिए, क्योंकि घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन सपना कई बार अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है. उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, जिसको रेरा कुछ हद तक सिंप्लीफाई करता है. यही आप बता रहे थे, और बहुत अच्छे और आसान से टिप्स यहाँ पर सर ने हमें दिए हैं. तो आप हमें देख रहे हैं आज तक रेडियो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर. इसके साथ ही आप हमें सुन सकते हैं अपने फेवरेट ऑडियो प्लेटफॉर्म एप्पल या फिर स्पॉटिफाई, वो आप पर निर्भर करता है. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.